तो बात करते हैं मोहम्मद यूनुस की, जिनका कार्यकाल खत्म हुआ तो हुआ, लेकिन साथ में दो बड़े विवाद भी छोड़ गया। आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर उनके एक विदाई भाषण ने कैसे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों लेवल पर एक तरह का तूफान खड़ा कर दिया। सवाल तो काफी दिलचस्प है ना, कि भाई कैसे किसी नेता के बस कुछ आखिरी शब्द एक ही झटके में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और देश की पॉलिटिक्स दोनों में भूचाल ला सकते हैं। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले हम यूनुस के भाषण से ही शुरुआत करेंगे, फिर समझेंगे कि ये सेवन सिस्टर्स वाला विवाद क्या था। इसके बाद उनके जुलाई चार्टर पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि उनकी विरासत का हुआ क्या। तो देखिए, सारी कहानी शुरू होती है मोहम्मद यूनुस के विदाई भाषण से। 18 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ, वो अपनी उपलब्धियां गिनाने आए थे, लेकिन उनके शब्दों ने, कह सकते हैं कि अनजाने में ही, एक नहीं बल्कि दो मोर्चों पर आग लगा दी। तो यूनुस ने अपने भाषण में यह दावा किया कि भाई उन्होंने बांग्लादेश को वर्ल्ड स्टेज पर फिर से वो इज्जत दिलाई है जो खो गई थी। उनका कहना था कि देश अब किसी के पीछे पीछे चलने वाला नहीं है, बल्कि अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज पर चल रहा है। लेकिन उनके भाषण में एक बात ऐसी थी जिसने इंडिया के साथ एक बड़ा डिप्लोमैटिक विवाद खड़ा कर दिया। अब वो क्या बात थी, चलिए देखते हैं। और यहां पर ना शब्दों का खेल बहुत जरूरी है। गौर करने वाली बात यह है कि यूनुस ने इंडिया या भारत शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ जिक्र किया सेवन सिस्टर्स का, जो कि जैसा हम जानते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। बस फिर क्या था, इस बयान की जबरदस्त आलोचना हुई। क्रिटिक्स का कहना था कि इंडिया का नाम ना लेना और सेवन सिस्टर्स को नेपाल और भूटान जैसे आजाद देशों के साथ एक ही लाइन में रख देना, ये यूनुस की तरफ से जानबूझकर भारत की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता पर सवाल उठाने जैसा था। मतलब ऐसा लगा जैसे वो इंडिया को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हों। और ये बात छोटी मोटी नहीं थी। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने तो इसे यूनुस और उनके साथियों की एक खतरनाक मानसिकता तक कह दिया, जो कि वाकई एक गहरी चिंता की बात थी। तो यहां पर ना दो अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ यूनुस थे जो अपनी फॉरेन पॉलिसी को सॉवरेन यानी संप्रभु बता रहे थे, और दूसरी तरफ थे क्रिटिक्स जो इसे एंटी इंडिया और प्रो चाइना मान रहे थे। खासकर चीन के साथ तिस्ता नदी पर जो मैनेजमेंट प्रोजेक्ट था, जो कि भारत के सेंसिटिव सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है, और साथ ही अपनी सेना का आधुनिकीकरण, इन सब चीज़ों को भारत के लिए एक छुपे हुए खतरे की तरह देखा गया। अच्छा, तो ये तो हुई इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी की बात। अब जरा यूनुस के डोमेस्टिक एजेंडे पर आते हैं, यानी उनकी बहुत ही एम्बिशियस रिफॉर्म स्कीम, जिसका नाम था जुलाई चार्टर। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इस जुलाई चार्टर में पूरे 84 पॉइंट्स थे, और उनमें से लगभग 50 तो ऐसे थे जिनके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी संवैधानिक संशोधनों की जरूरत थी। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। और पता है, इन सुधारों को पास कराने का जो तरीका था वो भी काफी विवादास्पद था। सोचिए, उन सभी 84 कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स को बस एक हाँ या ना के सवाल में समेट दिया गया। अब आलोचकों ने यही सवाल उठाया कि भाई इतने जरूरी संवैधानिक बदलावों पर आप जनता से इस तरह से राय कैसे ले सकते हैं। अगर इसके कुछ बड़े प्रस्तावों की बात करें तो उनमें शामिल था सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता शब्द की जगह हार्मनी यानी सद्भाव शब्द लाना, प्रेसिडेंट की पावर्स को बढ़ाना और पार्लियामेंट का एक नया अपर हाउस बनाना। ये सारे बदलाव देश के पॉलिटिकल सिस्टम को जड़ से बदलने वाले थे। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे प्लान का आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे ही नई सरकार चुनकर आई, उसने आते ही यूनुस के इस पूरे रिफॉर्म एजेंडे को सीधे सीधे खारिज कर दिया। देखिए, चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को जबरदस्त बहुमत मिला, और इस जीत ने उन्हें यूनुस के सुधारों को चैलेंज करने का एक बहुत मजबूत मैंडेट दे दिया। इसके बाद एक बहुत ही, कह सकते हैं, चालाकी भरा प्रोसीजरल दांव खेला गया। जो नए सांसद चुन के आए थे उनसे कहा गया कि उन्हें 2 शपथ लेनी होंगी। पहली तो सांसद बनने की नॉर्मल शपथ, और दूसरी एक स्पेशल शपथ संविधान सुधार परिषद में शामिल होने के लिए, जो उन्हें जुलाई चार्टर को लागू करने के लिए एक तरह से बांध देती। और बस यहीं पर असली टकराव हुआ। बीएनपी के सांसदों ने पहली यानी नॉर्मल वाली शपथ तो ले ली, लेकिन दूसरी शपथ के लिए जो सेरेमनी थी उसका बायकॉट कर दिया। और बस इसी एक कदम से वो जो संविधान सुधार परिषद बनाने का पूरा प्लान था वो धड़ाम से गिर गया।
बीएनपी का तर्क बड़ा सीधा और साफ था। उनका कहना था कि दूसरी शपथ का संविधान में कोई बेसिस ही नहीं है, इसलिए उसे लेना गैरकानूनी होता, और इसी तर्क के साथ उन्होंने उस पूरी रिफॉर्म प्रोसेस को ही रिजेक्ट कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि इस पॉलिटिकल टकराव के बाद यूनिस के उन सुधारों का आखिर क्या हुआ। चलिए देखते हैं। हुआ ये कि जुलाई चार्टर अब एक तरह से खत्म हो चुका है। अब भविष्य में जो भी सुधार होंगे वो नई सरकार की मर्जी से पार्लियामेंट की नॉर्मल प्रक्रियाओं के जरिए ही होंगे। तो आखिर में हुआ ये कि ना सिर्फ यूनुस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया गया, बल्कि उनका जो सबसे बड़ा लेगेसी प्रोजेक्ट था यानी जुलाई चार्टर, उसे भी पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी नेता के बड़े विजन को इस तरह रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो क्या इसे उस प्लान की नाकामी माने या फिर जो स्थापित प्रक्रिया है उसकी जीत?